Here is part third. France abolishes monarchy and becomes a republic. तो अब मोनार्की ख़त्म हो गई, रिपब्लिक आई, मतलब लोगों की गवर्नमेंट. The situation in France continued to be intense during the following years. फ्रांस में जो कंडीशन थी टेंस ही रही. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन करा, पर फिर वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन, मतलब एक पैक्ट, मतलब उसमें आया किंग ऑफ प्रूशिया के साथ. रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789. और जो बाकी देश के रूलर्स थे वे भी घबरा गए इस चीज़ से जो फ्रांस में चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि उनकी फिर खतरे में थी. तो उन्होंने क्या करा, बिफोर दिस कुड हैपन, और इससे मतलब फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने प्लान करा अपने आर्मी भेजने के लिए फ्रांस में. पर उससे ही पहले, बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. और उससे पहले नेशनल असेंबली ने वोट कर दिया कि हम प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. बहुत सारे volunteers, throng मतलब लार्ज नंबर में, प्रोविंसेस से आर्मी ज्वाइन करी. They saw this as a war of people. This saw as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. तो उन्हें क्या लगा कि जो वॉर है ये लोगों की लड़ाई है, किन के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ और एरिस्टोक्रेसीज मतलब हाई क्लास पीपल जो नॉबल्स वगैरह थे पूरे यूरोप में. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Ils. It was sung for the first time volunteers from Marseillaise as they march into Paris and go. तो बहुत सारे पेट्रोटिक सॉन्ग्स भी उन्होंने गाए. ये एक नाम है उसका, Marseillaise. और the Marseillaise is now the national anthem of France. Okay. The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties टू द पीपल. तो लड़ाइयों से जो लड़ाई हुई, इतनी सारी जंग हुई, तो उनसे बहुत लॉस हुआ इकोनॉमिक, ठीक है, अर्थव्यवस्था थोड़ी ख़त्म हो गई. वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. तो जो आदमी थे वो तो लड़ रहे थे फ्रंट पे आगे जाके, और जो वुमेन थी वो पीछे ही, उन्हें टास्क पूरा करना था, उन्हें कमाना था जीने के लिए, एंड फॉर अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, और ख़ुद घर की देखभाल रखनी थी. लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. और जो लार्ज सेक्शन का जो लार्ज सेक्शन था पॉपुलेशन का, कौन थे? मेनली पीजेंट्स, आर्टिजन्स थे, गरीब लोग, अनएजुकेटेड. तो उनका मानना यह था कि जो रिवॉल्यूशन है उसे और आगे तक लेके जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे, उन्हें पैसिव सिटीजन्स माना गया था, उन्हें वोट नहीं करने को कहा था. हमने पढ़ा है पहले ही अभी. तो इसलिए पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन. तो पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे जिसमें लोग अपने गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कस करने लगे और प्लान करने लगे खुद के एक्शंस की, वे क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स. और मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था इनका जैकोबिन्स, सबसे कामयाब, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस. और इस क्लब को नाम मिला एक फॉर्मर कॉन्वेंट, मतलब कॉन्वेंट का होता है बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ रिलीजियस प्लेस, ठीक है, चर्च टाइप कह सकते हैं, मतलब रिलीजियस प्लेस होती है कॉन्वेंट ऑफ सेंट तो ये सेंट थे सेंट जैकोब इन पेरिस. वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स. और वुमेन ने भी अपना खुद के क्लब्स बनाने शुरू करे. सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड. और सेक्शन 4 बताएगा, आगे आके हम पढ़ेंगे कि क्या क्या करा वुमेन का, क्या रूल था और उसमें उनकी क्या क्या डिमांड थी. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन थे? थर्ड ईस्ट स्टेट के वे वाले लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, छोटे. दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स. तो सब यही थे. देयर लीडर वॉज
मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये इनका लीडर था, इंपॉर्टेंट है। ए लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाई डॉक वर्कर्स। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वे भी उन जैसे कपड़े पहनेंगे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स जो डॉक वर्कर्स पहनते हैं। दिस वॉज सेट टू देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ये उन लोगों से अलग रखने के लिए करा, स्पेशली नॉबल से, हु वोर नी ब्रिचेस। नी ब्रिचेस मतलब ट्राउजर्स जो नीचे जाके पतले हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। ओके, इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग एट द एंड ऑफ द पावर वील्ड मतलब होल्ड बाई द वियरर्स ऑफ द नी ब्रिचेस। तो ये मतलब एक वे था प्रोक्लेम बताने के लिए कि द एंड ऑफ पावर मतलब पावर ख़त्म हो गई उन लोगों की जिन्होंने होल्ड कर रखी है। बाई द वियर्स मतलब जिन्होंने पहन रखा है उनकी पावर ख़त्म हो गई है, मतलब इनडायरेक्टली नॉबल्स को बोला जा रहा है यहाँ पर। These Jacobins came to be known as the sans culottes, literally meaning those without knee breeches. तो इन्हें ये बोला गया sans culottes, जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। sans culottes मैन wore in addition the red cap, और बस मैन क्या थे, रेड कैप पहनते जो सिम्बलाइज करते थे लिबर्टी। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। सेंस क्यूलेटिस कपल, मैन वुमेन। ओके, इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। तो जैकोबिन्स ने क्या प्लान करा, वॉयलेंट अपराइजिंग मतलब विद्रोह उन्होंने प्लान करा एक, और फिर लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वर एंगर्ड जो बहुत मतलब गुस्से में थे क्योंकि शॉर्ट सप्लाई हो गई थी फूड की और प्राइस भी बढ़ गए थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, मैसेकर्ड द किंग गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 10 अगस्त की मॉर्निंग में पैलेस में घुस गए ऑफ ट्यूलेरिस और मैसेकेड द किंग गार्ड्स को बहुत ही बेरहमी से मार दिया, ब्रूचली किल्ड, और हॉस्टेज बना लिया किंग को, मतलब खुद बंदी बना लिया किंग को कुछ घंटों के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और असेंबली ने वोट कर दिया कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन मतलब जेल में भेज दीजिए। इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और इलेक्शन जब हेल्ड हुए तो अब 21 साल की उम्र से ज़्यादा, 21 साल और उससे ज़्यादा के वोट कर सकते थे, पहले 25 साल थी, ठीक है। और 25 साल के साथ साथ पहले एक्टिव और पैसिव का भी वो था उसमें कि एक्टिव सिटीजन ही कर सकते हैं। इसमें रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, उसे कन्वेंशन बोला गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में मोनार्की एबॉलिश ख़त्म हो गई और फ्रांस डिक्लेयर कर दिया गया रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें पीपल इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को और इंक्लूडिंग द हेड, जो उसका हेड भी होता है। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, कोई वो नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसे जनता इलेक्ट करेगी। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अब, ये तो ऐसी है, आप देख सकते हैं मतलब कि और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें रिपब्लिक और है, ये आपको फाइंड आउट करना है खुद, देन आपका आता है। लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाई ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रिजन। लुई 16 को फिर सेंटेंस वो उसे मृत्युदंड दे दिया गया, एक कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दे दिया। और चार्ज क्या लगा उस पर, किस वजह से? ट्रिजन मतलब बिट्रेल करा उसने अपनी गवर्नमेंट को। कैसे करा? जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर लिया था तो वो सीक्रेट पैक्ट में आ गया था किंग ऑफ प्रूशिया के साथ, तो इसलिए उसे ट्रिजन को कर दिया। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी कॉन्कर्ड, मतलब जगह का नाम है,
द क्वीन मैरी एंटोनेट उसकी जो वाइफ थी उन्हीं के साथ भी यही हुआ कुछ टाइम बाद। फिर आता है द रेन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू एज द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 का जो पीरियड है उसे रेन ऑफ टेरर बोलते हैं, खौफ मतलब पूरा इस रेन में। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। एक पॉलिसी उसने फॉलो करी, सीवियर कंट्रोल मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल और पनिशमेंट। ऑल दोज होम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, उसने उसे जिसको भी लगा, उससे जो भी लगा कि ये एनिमी है मतलब दुश्मन है रिपब्लिक का, जो नहीं चाहता रिपब्लिक हो, जैसे एक्स नॉबल्स जो पुराने नॉबल्स थे, क्लर्की, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, और उसके लोगों के लोग भी जो उसके मेथड्स को के अपोज करते थे वर अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, इम्प्रिजेंट जेल भेज दिया गया एंड देन ट्राइड बाई रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। फिर उनको एक मतलब उनका ट्रायल हुआ, बॉडी जो इस्टेब्लिश होती है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक बॉडी इस्टेब्लिश होती है जो डिस्प्यूट सॉल्व करती है। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिल्योटिनाइड, मतलब अगर कोर्ट ने उन्हें गिल्टी मतलब वे अगर अपराधी मतलब सिद्ध हो गए तो फिर उनके साथ क्या होता था, जैसे फांसी होती थी तो उसमें मतलब बीहेड हो जाते थे, गर्दन काट दी जाती थी। द गिलोटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 poles एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बीहेडेड, उसका सर काट दिया जाता था, गर्दन। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices, और उन्होंने एक मतलब लॉ बनाए जिसमें मैक्सिमम सीलिंग थी, मतलब एक लिमिट थी, इतनी वेजेस होंगी और प्राइसेस पे। मीट एंड ब्रेड वर रेशन, मतलब फिक्स थे सबके प्राइसेस। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। जो पीजेंट्स थे वे उन्हें फोर्स करा जाता था कि वे ट्रांसपोर्ट करें अपने ग्रेन दूसरे सिटीज़ में और उन्हीं रेटों पे बेचेंगे, इस पर गवर्नमेंट की मर्जी है। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर था उसका यूज़ नहीं होता था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन, मतलब इक्वलिटी ब्रेड, सबको एक ही खाना खाना था। ए लॉफ मेड ऑफ होल व्हीट, लॉफ मतलब एक बेक्ड ब्रेड टाइप ही होता है। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, और इक्वलिटी और कैसे आ गई, स्पीच और एड्रेस में, मतलब बात करने के ढंग में भी इक्वलिटी आनी चाहिए। जैसे इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्जियर सर एंड मैडम मतलब ऑल द फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ कॉल्ड सिटोयन एंड सिटोइनी, मतलब सिटीजन्स बोला करते थे सिर्फ, पहले मैम मैडम बोलते थे और उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ सिटीजन। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्ट इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, सारे चर्चेज बंद कर दिए गए और उनकी बिल्डिंग्स को गवर्नमेंट ऑफिसेज या बैरक्स बना दिया गया। रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रेलेंटलेसली, परस्यूड मतलब फॉलोड, उसने इतनी मतलब वैसे फॉलो करी अपनी पॉलिसी, सो हार्शली, रेलेंटलेसली मतलब सो हार्शली मतलब इतनी मतलब अनकाइंड वे कह सकते हैं हम। इवन इज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, जो उसे सपोर्ट करते थे ना लोग, वो भी डिमांड करने लगे कि बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, ये थोड़ा कम कर लीजिए, मॉडरेट कर लीजिए। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन, और उसके साथ भी वही हुआ 1794 की जुलाई में, मतलब वो कन्विक्ट हुआ, कोर्ट ने उसे अरेस्ट कर लिया गया और अगले दिन उसके साथ भी वही हुआ जो वो औरों के साथ करता था। ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई तो क्या हुआ, जो मिडिल क्लास वेल्थियर लोग थे ना, जो थर्ड स्टेट के बड़े बड़े लोग थे, रिच लॉयर्स वगैरह ये सब, तो उनके हाथ में पावर आ गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें वो लोग वोट नहीं कर सकते जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वोट वही करेगा जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है, मतलब वही अमीर लोग वोट करेंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स।
These then appointed a directory and executive made of 5 members. तो उसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे जो फिर बाद में अपॉइंट करते थे डायरेक्टरी, क्या होता था, एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक था ये. दिस वॉज मीन्ड एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स. ये क्यों बचाने के लिए करा गया, जैसे पहले जैकोबिन गवर्नमेंट में एक एग्जीक्यूटिव था तो अब 5 एग्जीक्यूटिव हैं, तो एक आदमी के पास पावर नहीं रहेगी सारी. However, the directors often clash with the legislative councils, who then sought to dismiss them. और जो डायरेक्टर से वो लड़ते थे उनके बीच में लड़ाई होती रहती थी, मतलब हॉट डिस्कशंस वगैरह ये सब, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स उन्हें डिसमिस करने की, उन्हें मतलब हटाने की कहते थे. द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट. और ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, मतलब स्टेबल नहीं था कुछ, लड़ाई होती रहती थी, क्लैश होते रहते थे डायरेक्टर्स और काउंसिल्स के बीच में. तो इन सब चीज़ों की वजह से राइज हुआ एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट. थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडियाज दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी. चेंजेस होते रहे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पर जो आइडियाज थे फ्रीडम के, इक्वलिटी बिफोर लॉ और फ्रेटर्निटी, ये सेम रहे और इंस्पायर करते रहे लोगों को और मोटिवेट करा पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रांस और यूरोप में ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, इस सेंचुरी में आने वाली. ये आपको पढ़ना है ये वाला सेक्शन. ओके, देन डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन. तो इसमें बताया गया कि वुमेन में भी उनकी उसमें रिवॉल्यूशन हुआ या नहीं और उनका क्या योगदान था इसमें. इस पिक्चर में दिखाया गया, डिस्क्राइब करा है, पेरिसियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सेलिस. सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी. शुरुआत से ही वुमेन हिस्सा रही हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हैं इन द इवेंट्स, मतलब उन इवेंट्स में जो जिनकी वजह से इंपॉर्टेंट चेंज आए हैं फ्रेंच सोसाइटी में. दे होप डेट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू रिड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ. और उन्हें लगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट प्रेशर डालेगा गवर्नमेंट पे कि वो इंट्रोड्यूस करें कुछ ऐसे मेजर्स और लॉज लाएं जो उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाए. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. जो थर्ड स्टेट की बहुत सी वुमेन थी उन्हें वर्क करना पड़ता था. ओके, खुद पैसे कमाने पड़ते थे रोज़ खाने के लिए. दे वर्क एज सीम स्ट्रेसेस, मतलब जो कपड़े सिलती हैं, ऑल लॉन्ड्रेसेस सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल. तो ये सब सामान बेचते थे या फिर नौकर, मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट्स रहते थे बड़े बड़े लोगों के घर. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. मोस्टली वुमेन नहीं कर पाती थी जॉब और एजुकेशन, उन्हें एक्सेस नहीं थी. ओनली डॉटर्स ऑफ नॉबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट को स्टडी एट ए कॉन्वेंट. सिर्फ बड़े बड़े नॉबल्स या वेल्थियर जो अमीर लोग थे उनकी ही बेटियां वगैरह पढ़ सकती थी कॉन्वेंट में. आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज द मैरिज फॉर देम, और उसके बाद उनकी शादी हो जाती थी. वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, डेट इज कुक, फैच वाटर, क्यू फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. और जो वुमेन वर्क करती थी उन्हें अपनी फैमिलीज़ को भी देखना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, पानी पिलाना पड़ता था, ब्रेड के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था खाने के लिए, और अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी. देयर वेजेस वर लोअर दैन दोज ऑफ मैन, और उनकी जो वेजेस थी वो कम थी मैन से. इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़ पेपर्स. और उनके खुद के इंटरेस्ट और के लिए उन्होंने खुद के स्टार्ट करे क्लब्स और न्यूज़पेपर. अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़. बहुत सारे क्लब्स बने डिफरेंट फ्रेंच अलग अलग फ्रांस की सिटीज़ में. द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, ये 2 क्लब्स के नाम है जो बहुत फेमस हुए. द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, रिवॉल्यूशनरी
सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। ये बहुत फेमस थे। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वॉज दैट वुमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनकी मेन डिमांड क्या थी कि वुमेन को भी सेम राइट, पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए जो मैन के पास है, मतलब मेनली राइट टू वोट। वे वोट करना चाहती थी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट था उन्हें। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्हें पैसिव सिटीजन्स बोल दिया गया था, उनके पास कोई राइट टू वोट नहीं था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उन्होंने डिमांड करा राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, उन्हें असेंबली में इलेक्ट होना था, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और तभी उनके जो सारे इंटरेस्ट थे, जो उनके वे चाहती थी जो हों, वो तभी पॉसिबल था जब, और वे तब रिप्रेजेंट हो सकता था उन नई गवर्नमेंट में जब उन्हें राइट टू वोट मिलता। इन द अर्ली ईयर्स द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन। पहले सालों में जो गवर्नमेंट थी, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस करे उन्होंने, डिड इंट्रोड्यूस लॉज जो उन्होंने लाइफ्स की वुमेन इम्प्रूव करी। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। जैसे स्कूलिंग कंपल्सरी हो गई थी सब गर्ल्स के लिए, सब लड़कियां बेटी पढ़ सकती थी। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। वे शादी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी अपनी फादर्स के विल पे, अब उन अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट था एक जो फ्रीली और रजिस्टर्ड होता था अंडर सिविल लॉ। डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाई बोथ वुमेन एंड मैन। डिवोर्स लीगल हो गया था और कोई भी अप्लाई कर सकता था, मैन भी और वुमेन भी। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और स्मॉल बिजनेस। वुमेन जॉब्स कर सकती थी, बिकम आर्टिस्ट, कुछ भी जो भी करना उनको, और स्मॉल बिजनेस भी रन कर सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, पर अब भी उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो वो रेन ऑफ टेरर आया था 1793 से 1794, तो उसमें सब बैन हो गए थे पॉलिटिकल क्लब्स वुमेन के। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड ए नंबर ऑफ देम एक्सिक्यूटेड। बहुत मतलब जो प्रोमिनेंट बहुत फेमस वुमेन थी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें भी मार दिया गया था। वुमेन मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वुमेन का मूवमेंट चलता रहा वोटिंग के लिए अगले 200 सालों तक कि उन्हें राइट टू वोट मिले पूरे वर्ल्ड में, इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. और फाइट फॉर वोट मतलब उनका राइट टू वोट के लिए ना एक मूवमेंट चला, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, राइट टू वोट मूवमेंट फॉर वुमेन ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज, मतलब 1990s, 1995, 2000 जो अर्ली, तो उसमें मूवमेंट चला। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में फ्रेंच वुमेन ने पार्ट लिया वो इंस्पायरिंग मेमोरी रहा, वो अलाइव रहा। इट वॉज फाइनली 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और फाइनली 1946 में वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। इतना लंबा स्ट्रगल था ये 200 सालों का लगभग, नियरली, कि तब जाके उन्हें राइट टू वोट मिला। यह आपको पढ़ना है, द लाइफ ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी वुमेन ओलंपिया डी गॉगिस, और उसके बाद ये सब उनके बेसिक राइट्स सेट फोर्थ और ये सोर्स जी। थैंक यू।